हेलो फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस। तो अब हमारे पास मेन जो चीज़ आती है यहाँ पे ये आता है कि फाइनेंस क्या होता है या फिर बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास दो वर्ड आए, फाइनेंस क्या होता है, दूसरा बिजनेस क्या होता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस जो हमारा है प्रोविजन ऑफ मनी एट व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड। जब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब जब पैसा अवेलेबल कराना, वो आपका फाइनेंस है। फाइनेंस करना एक किस्म से फाइनेंस का मैनेजमेंट है। ठीक है जी। द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे के थ्रू मनी की को प्रोवाइड कराना, मनी का फ्लो प्रोवाइड कराना, वो भी आपका फाइनेंस है। दूसरा क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट कंसर्न विद द एप्लीकेशन। फिर हमारे पास क्या आता है, इट कंसर्न विद द एप्लीकेशन विद यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी। इसमें क्या है, जैसे आपका जो मनी है उस इसका जो मेन कंसर्न है वो कंट्रोल ऑफ मनी है। आपके पास बिजनेस को कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट, कब रिक्वायरमेंट है, कब, तो वो सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस में आई। देखो, फाइनेंस का जो यहाँ पे जो मतलब है फाइनेंस का, वो है धन का मैनेजमेंट करना। फाइनेंस का यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब है जो पैसे का जो मैनेजमेंट करना, वो फाइनेंस है। एक डेफिनेशन में ये बोलता है, एक मीनिंग में ये बोलता है, प्रोविजन ऑफ मनी एट व्हेन टाइम रिक्वायर्ड। जब बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े, चाहे रात के 12 बजे या सुबह के 6 बजे, तब उसके पास पैसा अवेलेबल हो, इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंस है। इस तरह का जो प्रोविज़न है वो फाइनेंस है। फिर क्या कहता है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मनी एट थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल वे के थ्रू पैसे का जो मैनेजमेंट है वो भी आपका फाइनेंस है। फिर जब ये क्या करता है, ये कंसर्न करता है कंट्रोल ऑफ मनी। मनी के कंसर्न करता है, मनी किस तरह से कंट्रोल होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा पैसा है तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कम पैसा है तो मंगवाओ। कितने पैसे की कब ज़रूरत पड़ती है, मान लो साल के किस टाइम पे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग बिजनेस। देखो, बिजनेस क्या है हमारे पास। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हैं तो वहाँ पे बिजनेस का मीनिंग आता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स देखते हैं तो वहाँ पे भी बिजनेस का मीनिंग आता है। बिजनेस फाइनेंस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बिजनेस का मीनिंग है। तो मैंने वहाँ पे भी अलग अलग बिजनेस के मीनिंग उस हिसाब से बताए हैं, यहाँ पे भी बिजनेस का मीनिंग बताते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब तरह से बिजनेस का मेन मीनिंग सेम है। आपको वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली बिजनेस का मीनिंग हम किस तरह समझते हैं। अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस का मीनिंग है all creative human activities related to production and distribution of goods and services for the satisfying human wants। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जो बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ह्यूमन की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना आपका बिजनेस है। अब एक बिजनेस में बात यहाँ पे ये आती है, अगर इससे आपकी कोई वेल्थ जनरेट हो रही है तो बिजनेस है। अगर आप कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, गुड्स एंड का प्रोडक्शन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, अगर उससे ह्यूमन की नीड एंड वांट्स भी सेटिस्फाई हो रही है लेकिन आपकी वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही, तो वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंपनी बना ली बड़ी सी, उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब बटर का, या फिर हम ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रीली, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। अगर आप उसके बदले में रिटर्न की उम्मीद करते हो तो आपका वो बिजनेस रहेगा। ठीक है जी। तो बिजनेस की डेफिनेशन, अब इन दोनों चीज़ों को मिला लोगे तो आपका बन जाएगा बिजनेस फाइनेंस। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस फाइनेंस आपका बनेगा इन दोनों को मिला के। अब बात करते हैं हम फाइनेंस की। तो
फाइनेंस की ट्रेडिशनली बात करें तो ट्रेडिशनली फाइनेंस को दो तरह से डिवाइड किया जाता था। ट्रेडिशनल रूप में फाइनेंस को डिवाइड दो तरह से किया जाता था। एक वो फाइनेंस जो पब्लिक फाइनेंस होता है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस के लिए अलग से बुक होती है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फाइनेंस होते हैं वो पब्लिक फाइनेंस होते हैं, जिसमें आपकी वो चीज़ें इंक्लूड होंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक फाइनेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़ और IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इस तरह के जो फाइनेंस की से रिलेटेड जो काम होते हैं वो आपके पब्लिक फाइनेंस में आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका प्राइवेट फाइनेंस। अब प्राइवेट फाइनेंस क्या है? अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो जो आपको अपने लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है और या फिर बिजनेस के लिए होती है, या फिर पब्लिक फाइनेंस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके प्राइवेट में है। देखो, आपका जो फाइनेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ट्रेडिशनली की बात कर रहे हैं हम। ट्रेडिशनली पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में फाइनेंस को दो तरह से डिवाइड किया गया है इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है जी। पब्लिक फाइनेंस की जो पहले जो आपका आएगा वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंस की कैसे अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें बैंक वगैरह आ गए, RBI वगैरह आ गए, और जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होगी, जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका किस तरह से मैनेजमेंट करती है, वो अपने फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेज देखती है। मान लो लैंड टैक्स है, फिर स्टाम्प ड्यूटीज़ हैं, इस तरह से स्टेक इन लिकर टैक्स, पेट्रोल डीजल टैक्स, इन तरह से। फिर आता है हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, जो पंचायती टाइप की, जो छोटे एरिया पे रहती हैं, वो आपकी फॉरेस्ट वगैरह को मैनेज करके, जो चूल्हा टैक्स वगैरह इस तरह से लगा के वहाँ से अपना फाइनेंस मैनेज करती है। फिर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फिर आपको GST लगाएगी, आपको इनकम टैक्स लगाएगी, इस तरह से जो टैक्सेस लगा के फिर उनमें से कुछ शेयर यहाँ पे भेजेगी। तो ये जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो है आपका पब्लिक फाइनेंस। फिर आता है आपका प्राइवेट फाइनेंस। अब प्राइवेट जो फाइनेंस है आपका, उसमें आप तीन तरह से फाइनेंस की मैनेजमेंट करोगे। एक तो है पर्सनल फाइनेंस। मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? बैंक के पास जाऊँगा। बैंक बोलता डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप ITR लेके आओ, 3 साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ, अपनी सैलरी स्टेटमेंट लेके आओ, बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, आधार लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं सोचता हूँ पैसे की मुझे आज रिक्वायरमेंट है, 10 दिन बाद देंगे, तो फिर मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ, उससे ले लेता हूँ, या फिर मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाता हूँ, उनसे ले लेता हूँ, भाई के पास जाता हूँ, उनसे ले लेता हूँ, सिस्टर से ले लेता हूँ। तो वो है मेरा पर्सनल मैनेजमेंट। फिर आता है बिजनेस मैनेजमेंट। अगर जब बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे मैनेजमेंट करता है उस पैसे का, किस तरह से फाइनेंस करता है, वो आपका बिजनेस फाइनेंस होता है। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे, इस यूनिट में जो पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में जो पढ़ेंगे, हम खाली सिर्फ ये पढ़ेंगे। हम इसमें ये नहीं पढ़ेंगे पर्सनल कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसे करेगी, स्टेट कैसे करेगी, लोकल कैसे करेंगे, सेंट्रल कैसे करेंगे, ये हम नहीं देखेंगे। हम खाली ये वाला फोकस है हमारा इसमें, प्राइवेट फाइनेंस में भी बिजनेस फाइनेंस। फिर जो बिजनेस फाइनेंस है, जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनको भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फाइनेंस की अरेंजमेंट कैसे करते हैं, वो आता है नॉन प्रॉफिट फाइनेंस अरेंजमेंट में, ये आता है आपका प्राइवेट फाइनेंस में ही। ठीक है जी। थोड़ा सा और डिटेल में इसको और समझते हैं। जो आपका बिजनेस फाइनेंस है वो क्या है? बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशनिंग ऑफ फंड्स व्हेन बिजनेस रिक्वायर्ड। ये जो आपका बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस का क्या मीनिंग है? हमने पहले बिजनेस का मीनिंग देखा, फिर फाइनेंस का मीनिंग देखा, अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बोलता है कि बिजनेस फाइनेंस को ब्रॉडली हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए एक्टिविटी कंसर्न। वो एक्टिविटी जो कंसर्न करती है किससे?
प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशनिंग ऑफ फंड्स। ये जो फंड है, फाइनेंस है, उनकी प्लानिंग करना, वो कैसे आएंगे उनको रेजिंग करना, उनकी कंट्रोल करना, सही यूज हो उनका, मिसयूज ना हो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशनिंग करना। कब? व्हेन टाइम रिक्वायर्ड, व्हेन बिजनेस रिक्वायर्ड एनी टाइम, जब बिजनेस को किसी भी टाइम पे पैसे की ज़रूरत है उसकी प्लानिंग करो, उसको रेज करो। मान लो रात को 12 बजे ज़रूरत है, अगले साल ज़रूरत होगी, उसकी प्लानिंग करो, उसको फिर कंट्रोल करो। मान लो बिजनेस के पास पैसा आ गया, पैसा लेके आए हम मशीन परचेज करने के लिए, हमने उसको यूज़ कर दिया वहाँ पे जो रॉ मटेरियल लेके आने के लिए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसकी कंट्रोलिंग भी सही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशनिंग भी सही होनी चाहिए। जो फाइनेंस जिस चीज़ के लिए है उसी में उसका यूज होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस के टाइप। बिजनेस फाइनेंस कितनी तरह का होता है? बिजनेस फाइनेंस आपका 3 तरह से होता है मेनली। सोल प्रोप्राइटिंग, अगर मान लो खुद का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरी है, उसका कोई फाइनेंस कर रहा है, उसका जो आता है वो सोल प्रोप्राइटरी फाइनेंस। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म फाइनेंस। जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। उसका जो फाइनेंस होता है वो आपका पार्टनरशिप फर्म फाइनेंस होता है। फिर कंपनी, कॉरपोरेशन, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे शेयर होल्डर अलग रहते हैं, काम मैनेजमेंट अलग रहता है, वहाँ पे जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे कंपनी या कॉरपोरेट फाइनेंस बोलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम इसको दोबारा देख लेते हैं, ये क्या कहता है। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंस, फिर फाइनेंस का मीनिंग, और अब बोलता है फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन। बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है? बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन बोलती है कि द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, raising, controlling and administration of fund when business required is called business finance। बिजनेस फाइनेंस उसको बोला जाता है, उस एक्टिविटी को बोला जाता है जो आपकी रिलेट करती है फंड की रेजिंग से, प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। और थोड़ा सा आगे इसको डेप्थ में समझते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है अप्रोचेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो आपका बिजनेस फाइनेंस है उसकी अप्रोचेज कौन सी हैं, कितनी अप्रोच होती हैं, उन अप्रोच में क्या क्या आता है। बिजनेस फाइनेंस की 2 अप्रोच है। 2 अप्रोच है मेनली, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो डेवलप हुई थी 1920s 1930s के बीच में। 1920 एंड 30s के बीच में जो अप्रोच डेवलप हुई थी उसे बोलते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला गया था? ट्रेडिशनल अप्रोच को आप सिर्फ खाली रेजिंग ऑफ फंड बोला गया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ब्रांच जो रेजिंग ऑफ फंड करती है उसको आप बिजनेस फाइनेंस बोलोगे। ठीक है जी। उस अप्रोच में रेजिंग ऑफ फाइनेंस को खाली इसमें आपको रेजिंग ऑफ फंड इंक्लूड किया जाता था। ये जो अप्रोच है ये नैरो अप्रोच है। फिर इसके बाद मॉडर्न अप्रोच डेवलप हुई, उसमें इसको ब्रॉडर मीनिंग लिया गया फाइनेंस का जो ब्रॉडर मीनिंग में क्या क्या लिया गया? रेजिंग ऑफ फंड प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ फंड, कंट्रोलिंग ऑफ फंड, प्लानिंग ऑफ फंड, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड की गई। तो ये आपका इसका ब्रॉड मीनिंग है। ये आपकी जो बिजनेस फाइनेंस की जो अप्रोच है उसमें 2 अप्रोच रहती है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी 1920s एंड 30s के बीच में डेवलप हुई थी। उस टाइम के जो थिंकर थे उनका मानना था रेजिंग ऑफ फंड आपका फाइनेंस है। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया उसमें जो नए थिंकर आते गए, उन नए थिंक करने वाला नहीं चाहिए। फाइनेंस की जो अप्रोच है उसमें रेजिंग ऑफ फंड के अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी इंक्लूड होगा, उनकी कंट्रोलिंग भी इंक्लूड होगी, उनका मैनेजमेंट भी इंक्लूड होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड होगा। ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस में इंक्लूड होंगी, बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड होगी। उसके बाद आता है ये ब्रॉड मीनिंग है, ये नैरो मीनिंग है। फिर हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। जो आपका बिजनेस फाइनेंस है उसके फंक्शन क्या क्या है? जो आपका बिजनेस फाइनेंस है उसके फंक्शन क्या क्या है? बिजनेस फाइनेंस के बहुत सारे फंक्शन हैं। जो मेन जो फंक्शन है, जो कोर जो फंक्शन है, वो हम यहाँ पे 4 फंक्शन है।
आपके एग्जाम में से इस तरह के फंक्शन आ सकते हैं, एक कोई और दे सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो कोर जो फंक्शन है आपके, ये 4 कोर फंक्शन है। कौन सा? पहला एक्वायरिंग सफिशेंट फंड। सफिशेंट फंड को एक्वायर करना आपका फंक्शन है फाइनेंस का, बिजनेस फाइनेंस का दूसरा। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो फंड है बिजनेस के पास, जो फंड है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। फिर इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। फिर उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म वैल्यू। ये जो चारों जो फंक्शन है वो जो मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है। मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या आएगा? मॉडर्न अप्रोच में रेजिंग और एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसके बाद इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म वैल्यू, ये सारी चीज़ आपकी मॉडर्न अप्रोच में कवर होंगी। ये फंक्शन ऑफ फाइनेंस भी हैं। अब फंक्शन ऑफ फाइनेंस में के आप इनमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कंट्रोलिंग ऑफ फंड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड और प्रोवाइड फंड एट दैट टाइम वन बिजनेस रिक्वायर्ड। ये इस तरह से करके कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये कोर चीज़ें पता है तो ही आप लिख पाओगे। तो अप्रोचेज आपकी दो हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न। ट्रेडिशनल में खाली आपको 1920s और 30s के बीच में डेवलप हुई थी, रेजिंग ऑफ फंड है। मॉडर्न में आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, रेजिंग फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ब्रॉड मीनिंग है। फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस में आपके 4 मेन फंक्शंस है। पहले एक्वायरिंग ऑफ सफिशिएंट फंड, फिर उसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फिर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म वैल्यू। जो फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना, ये इसकी फंक्शन है। ठीक है जी, और देखते हैं डेप्थ में हम। अब हमारे पास जो आता है इस टॉपिक की जो रीड है, जो मेन है वो स्कोप। जो फाइनेंस है उसका स्कोप क्या है, जो बिजनेस फाइनेंस है उसके स्कोप क्या है। फाइनेंस का स्कोप क्या है, बिजनेस फाइनेंस का स्कोप क्या है, जो आप इस यूनिट में सारी चीज़ें पढ़ोगे वो सारा फाइनेंस का स्कोप है। कि किसी भी आप बुक को पढ़ते हो, उसका जो शुरू का जो होता है, उस बुक का जो मीनिंग होता है, उसका स्कोप क्या होता है, वो पूरी बुक में जो जो चीज़ आप पढ़ोगे उसका स्कोप रहता है। तो हम बिजनेस फाइनेंस के अगर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो उनका एस्टिमेट लगाना। फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट क्या? रॉ मटेरियल के लिए कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कब ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा रॉ मटेरियल के बाद अगर हम बात करें सप्लाई के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने प्रोडक्ट हमारा फिनिश हो गया उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सारी चीज़ों की का पहले ही एस्टिमेट लगाना, एडवांस एस्टिमेट लगाना, ये है आपका एस्टिमेट, ये आपका है स्कोप ऑफ फाइनेंस। नंबर 1, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपकी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिसाइड करना आपका बिजनेस का जो फाइनेंस का स्कोप है। अब स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे आपकी रेशियो क्या रहेगा आपका, डेट प्लस, ये हो गया डेट प्लस इक्विटी। ये जो डेट और इक्विटी के बीच का जो रिलेशन है ये क्या रहेगा वो डिसाइड करना, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ये आपका आएगा स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मान लो आप मानते हो कि 50-50 रहेगा, आप मान के चलते हो 40-60 रहेगा, 60-40 रहेगा, जो भी आप एज्यूम करके चलते हो, किस हिसाब से आप कितना आप अपनी फर्म में डेट रख सकते हो, कितना आप इक्विटी रखोगे, वो उसका डिसीजन लेना, उसको डिसाइड करना, वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करना, वो स्कोप आएगा आपका बिजनेस फाइनेंस में। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब जो आपके फाइनेंस है उसके सोर्स क्या होंगे। इंटरनल सोर्स से आप फाइनेंस लोगे, आप डिवेंचर के थ्रू जाओगे, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जाओगे, इक्विटी के थ्रू जाओगे, और बैंक लोन के थ्रू जाओगे, या फिर और कोई सोर्स आप चाहते हो जिससे आप फाइनेंस की अरेंजमेंट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी स्कोप ऑफ फाइनेंस में। उसके बाद ये चीज़ों के बाद आता है आपका प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। आपके बिजनेस में कितना कैश है, कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और चेक ईटीसी। अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड, अगर हम बात करें प्रॉपर कैश मैनेजमेंट की, तो जो आपके पास जो कैश है
जो बैंक में रखा है आपके पास कैश इन हैंड है, तो उसका जो मैनेजमेंट है, मान लो बैंक हमें कैश की कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो सारा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ये आपका आएगा स्कोप ऑफ फाइनेंस में। ठीक है जी। मान लो हम चाहते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड ज़्यादा रहे, या फिर हमारा कैश बैंक में चला जाए, या फिर हमारे पास चेक के थ्रू है, बीआर के थ्रू है, या जिस तरह से भी है, तो वो सारा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, कितने हमारे पास बीआर रहने चाहिए, कितने हमारे पास बैंक में होना चाहिए, कितना कैश होना चाहिए, ये सारा आपका स्कोप आएगा बिजनेस फाइनेंस में। फिर आता है सिलेक्टिंग द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेनली 3 तरह से रहेंगे। एक, विद इन बिजनेस। हम विद इन बिजनेस में मतलब हमें कितना प्लांट में और इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना मशीनरी में, कितना कैपिटल में, कितना लैंड में, बिल्डिंग में, फर्नीचर में, इन जो। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो करंट एसेट्स है उनमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, होना चाहिए। ये हो गया आपका एक पैटर्न। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आप आउटसाइड कितना करोगे। आपके मान लो आपके पास सफिशेंट फंड है, आपके पास सफिशेंट कैश है, सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, आप चाहते हो कि उनका बेटर इन्वेस्टमेंट हो, तो वो आप बाहर मार्केट में किस तरह से करोगे। वो जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो आपका आएगा सेलेक्ट। मान लो आपको म्यूचुअल फंड में करना है, इक्विटी में करना है, बैंकिंग में करना है, डॉलर में करना है, बिटकॉइन में करना है, कहाँ पे करना है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन एनर्जी में करना है, वो सारा पैटर्न आपका आएगा बिजनेस फाइनेंस में। फिर उसके अलावा आता है हमारे पास कि हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा, हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट लेंगे, डिबेंचर ज़्यादा लेंगे या फिर इक्विटी ज़्यादा लेंगे, बैंक से लेंगे, किस तरह से लेंगे, वो सारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना, पैटर्न सेलेक्ट करना, वो आपका आएगा स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। उसके बाद आता है प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेज। अगर मान लो बिजनेस के पास सरप्लस फंड है, कैश रिजर्व है, जनरल रिजर्व हैं, इस तरह के हैं, तो उनका यूज किस तरह से करोगे आप प्रॉपर। डिविडेंड देने में, कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट करने में, एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर इशू करके, या फिर बिजनेस में ही लगा के, उनकी जो डिसीजन मेकिंग करना, वो जो आपके पास मान लो सरप्लस जो फंड है उनका यूज किस तरह से करोगे। बिजनेस में सरप्लसेस रखे हैं, मान लो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उस प्रॉफिट का कैसे यूज़ करोगे, बिजनेस में ही और लगाओगे जी, या शेयर होल्डर्स को दोगे। वो सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका स्कोप आएगा बिजनेस फाइनेंस का। तो मेन जो इस टॉपिक का क्रश था, ये जो इसका स्कोप है ये था, इसको ही आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि स्कोप में क्या क्या है। एस्टिमेट लगाना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, सोर्स डिसाइड करना उसके, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, सेलेक्टिंग द पैटर्न, उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेज, ये इसके कुछ स्कोप रहते हैं। थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस फाइनेंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। बिजनेस फाइनेंस के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें खाली आप इतना समझ लीजिए कि जो बिजनेस फाइनेंस है उसके जो 2 एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। उसके अलावा इसको हम डिटेल में हमने इकोनॉमिक्स में भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी करेंगे, और उसके बाद इसमें आगे चल के भी ये दोनों, जब इसमें बिजनेस फाइनेंस के डिसीजन में आएगा वहाँ पे भी आएगा किस तरह का डिसीजन लेने हैं उसको, तो वहाँ पे भी ये डिटेल में हम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ। देखो, ओल्ड जो अप्रोच है वो है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये मान के चला जाता है कि बिजनेस का जो मेन एम है प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कितना कमाना है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा का क्या मतलब है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो डिसीजन लोगे, जितने रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पे आए, ज़्यादा प्रॉफिट पे बिके, जितना ज़्यादा हो उसके गुडविल ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आएंगी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थोड़ी सी ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है। इसमें ये मान के चला जाता है कि प्रॉफिट बेशक फर्म का प्रॉफिट बेशक कम हो, लेकिन वेल्थ ज़्यादा होनी चाहिए। वेल्थ ज़्यादा का मतलब क्या है, मान लो हमारी सेल हो रही है 10 लाख रुपए की,
लेकिन हमारी सेल हो रही 10 लाख रुपए की, हमारी फर्म की वैल्यू है 2 करोड़। दूसरी तरफ हमारी फर्म की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, हमारी सेल हो रही है 20 लाख रुपए। तो हम चाहें यहाँ पे 1 करोड़ वैल्यू है फर्म की, यहाँ पे 2 करोड़ वैल्यू है, यहाँ पे प्रॉफिट 10 लाख है, यहाँ पे प्रॉफिट 8 लाख है। अब यहाँ पे फर्म की वैल्यू हो गई 1 करोड़ 20 लाख, यहाँ पे इसने फर्म की वैल्यू कर ली 2.5 करोड़ और प्रॉफिट रहे इसके 10 लाख ही, इसके प्रॉफिट बढ़ के हो गए 11 लाख। तो ये इसकी वैल्यू है। इसका मानना ये है कि ओवरऑल तो हम बढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे हमारा 50 लाख बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा 20 लाख बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 लाख प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 10 ही लाख रह रहे हैं। तो ये है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, फर्म की ओवरऑल वेल्थ ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। दोनों जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दोनों के अपने प्रॉफिट हैं, दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। वो जब हम ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में करेंगे। फिर हमारे पास आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस फाइनेंस के डिसीजन जब लोगे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो फैक्टर 2 तरह से हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। मान लो हमने जब बिजनेस इन्वायरमेंट किया था तो वहाँ पे हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर देखे थे जो बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करते थे, बिजनेस को डिसीजन लेने में, बिजनेस को इंटरनल फैक्टर थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे। वे सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर वो इसके बिजनेस वो यहाँ पे आएंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में। इंटरनल फैक्टर में क्या आते हैं, कौन से फैक्टर रहते हैं? अगर आपको बहुत डिटेल में देखना तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट वाला देख लेना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंटरनल फैक्टर क्या है, वो फैक्टर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इंटरनल फैक्टर कौन से फैक्टर हैं? इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से, आपकी फर्म से रिलेटेड हैं। जैसे आपके एम्प्लॉयज, मनी, मशीन, प्लांट, मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप इनको मैनेज कर सकते हो कम ज़्यादा। ठीक है जी। एक्सटर्नल फैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो फंक्शन वो होते हैं जो थोड़ा सा डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इंटरनल फैक्टर से, लेकिन डायरेक्टली लिंक होते हैं इंटरनल फैक्टर से, लेकिन इंटरनल फैक्टर नहीं है। वो कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे कुछ फर्म, मतलब जो फैक्टर आपकी फर्म को भी, जो आपकी कम्पिटिटिव जो फर्म है, दोनों पे बराबर इम्पैक्ट ला सकते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कस्टमर, आपका भी कस्टमर आपका कंपटीटर का भी कस्टमर है, क्रेडिटर आपका भी क्रेडिटर आपके वो है कंपटीटर का भी है, फिर डेटर जो आपके कंपटीटर के भी वो भी हैं, जो जिन बैंक से आप लोन ले रहे हो, और फिर इन्वेस्टर, तो इस तरह के रहते हैं वो आपके माइक्रो। फिर एक्सटर्नल, बिल्कुल ही जो एक्सटर्नल रहते हैं मैक्रो एक्सटर्नल, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, डेमोग्राफिक चेंजेज और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज और चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये जो सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगी, जो आपको आपके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट करेगी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, और उनका आप कोई प्रोविज़न नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप मान के चल सकते हो, आप ये मान के नहीं चल सकते कि कल भूकंप आ जाएगा, कल अर्थक्वेक आ जाएगा, या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी, बादल फट जाएंगी, ये तो आपको मतलब सिर्फ जब होगा तभी आपको उसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। आप अनसर्टेनिटी में कुछ लेके चल सकते हो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम ये कर सकते हैं। आप 2-4 चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई तो आप क्या करोगे, आपका बिजनेस तो आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसके आप पहले से ही कुछ करके चलो। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव देखा बिजनेस फाइनेंस का। दूसरा हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंस द बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। ऑब्जेक्टिव में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन में क्या है, इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर आपने देखा जो डायरेक्टली रिलेटेड है, एक्सटर्नल फैक्टर जो उससे रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओल्ड अप्रोच है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन न्यू अप्रोच। आगे चल के हम और भी डिटेल में देखेंगे, ये एक डिटेल में देखना था, बिजनेस इन्वायरमेंट में जाके देख सकते हो।